हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पीडी स्टार्ट कर रहे हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अपनी ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी और इसमें दो इंपॉर्टेंट मेथड आएंगे। वो मेथड आपको अच्छे तरीके से करने हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है। तो देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है कि a differential equation involving partial derivative of dependent variable one or more, यानी कि एक भी हो सकता है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और ज्यादा भी हो सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसके रिस्पेक्ट में होंगे? दो और दो से ज्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव होंगे। इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो आपके पास क्या कहलाएगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ पर फॉर्म गिवन है, सीधी फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। जैसे आपको इस तरीके से लिखकर दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि बताओ कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको पता होनी चाहिए कि इस टाइप की जो फॉर्म होती है वो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है। यहाँ पर आपके पास x और y जो है ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पर z जो है ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। बाकी यहाँ से डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है वो अगर आप 11th 12th का पोर्शन कर लेते हो तो ऑर्डर डिग्री वहां से पूछ ली जाती है। लेकिन अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देकर भी आपसे ऑर्डर और डिग्री पूछ ली जाती है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, ऑर्डर और डिग्री आपसे पूछ ली जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है ये चीज हम देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री कैसे हम निकालते हैं। आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वही आपके पास ऑर्डर होता है। यानी कि मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम जो डेरिवेटिव है वो 3 टाइम हुआ है तो ऑर्डर 3 आ जाएगा, 4 टाइम हुआ है तो 4 आ जाएगा। और जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव हुआ है उसी की जो पावर होगी वो आपकी डिग्री बन जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल गिवन है। इस एग्जांपल में देखिए हमें यहाँ पर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर कर्ल जेड अपॉन में कर्ल एक्स प्लस में वाई स्क्वायर कर्ल जेड अपॉन में कर्ल वाई इक्वल्स टू में जेड स्क्वायर। कई इसको कर्ल बोलते हैं, कई इसको डेल बोलते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी, कुछ भी बोलिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 1 टाइम ही हुआ है, यानी कि एक टाइम ही यहाँ पर जो है वो डेरिवेटिव हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और हमें जो आपके पास हाईएस्ट जो डेरिवेटिव हुआ होता है उसी की पावर देखनी होती है, तो यहाँ पर दोनों में पावर 1 है तो आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन होती कि एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास होता है यहाँ पर कर्ल क्यूब z अपॉन में कर्ल y क्यूब। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि हमें ऑर्डर देखना है और इसकी यहाँ पर डिग्री देखनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पे हुआ है? तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो 3 टाइम हुआ है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो आपके पास क्या होगा? ऑर्डर आपके पास 3 होगा। और यहाँ पर ही आपको पावर देखनी है, तो इसकी पावर यहाँ पर 1 है, तो डिग्री आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? डिग्री आपके पास 1 आ जाएगी। अब ये मत कर देना कि डिग्री यहाँ पर 2 है, कि हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन हमें यहाँ पर पावर किसकी देखनी होती है? जहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी की पावर देखनी है, वहीं पर आपके पास डिग्री बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर क्या है? 3 है और डिग्री क्या है? 1 है। तो ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सेकंड एग्जांपल क्या दे रखा है, फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया था। इसमें हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर कर्ल जेड अपॉन में कर्ल एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लीकेशन करवाऊं तो ये बनेगा जेड एक्स माइनस में जेड वाई और कर्ल जेड अपॉन में कर्ल वाई। तो देखिए यहाँ पर दोनों में ही डेरिवेटिव जो है वो 1 टाइम हुआ है, तो आपके पास ऑर्डर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आप डिग्री लोगे तो यहाँ पर 2 लोगे, यहाँ पर जो है वो आपके पास कर्ल जेड अपॉन में कर्ल एक्स, यहाँ पर आपके पास 1 टाइम है और यहाँ पर भी 1 टाइम है। तो इस कंडीशन में आपके पास यहाँ पर जो बड़ी पावर होगी वो आप डिग्री ले सकते हैं, तो यहाँ पर डिग्री आपके पास 2 आएगी। क्यों? यहाँ पर आप ये गड़बड़ कर सकते हो कि जल्दी में आप यहाँ पर जैसे इसको देख लो और यहाँ पर ऑर्डर भी आप 1 कर दो, डिग्री भी यहाँ पर 1 कर दो, लेकिन यहाँ पर डिग्री जो है वो आपके पास क्या आएगी? 2 आएगी। तो ये चीज नोट कर लेना है।
दोनों में अगर आपके पास सेम टाइम डेरिवेटिव हुआ है तो वहां पर आपके पास जो पावर बड़ी होगी वही आप ऑर्डर ले लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड आपके पास क्वेश्चन क्या है, थर्ड आपके पास एग्जाम्पल क्या है। थर्ड एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर वही बताना है, ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर हमारे पास दोनों में 1 है तो डिग्री हम बड़ी वाली पावर ले लेंगे, 4 यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल में हमारे पास ऑर्डर 2 है और इसी की पावर हमारे पास क्या है, दोनों में 1 है तो आपके पास डिग्री 1 आ जाएगी। इसमें अगर हम देखें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 टाइम हुआ है तो यहाँ पर आपके पास डिग्री जो है वो डिग्री 1 हो जाएगी। ऑर्डर आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 बार हुआ है तो आपके पास 3 हो जाएगा और इसी की पावर हमें देखनी है तो ये आपके पास 1 डिग्री बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट देखिए, बस ये तो आपके पास ऑर्डर और डिग्री निकालना पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपका 100% आएगा तो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए और आपको 11th 12th वाला जो सेक्शन है वो भी आपको अच्छे से करना है, वहां से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन है सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल, यानी कि जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसी के सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है कि कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो है वो आपको नोट करना है कि जो सॉल्यूशन होते हैं, कोई भी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें हम 4 टाइप के सॉल्यूशन निकालते हैं। ये बस आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं किस तरीके से करना है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर आएगा। तो फर्स्ट आपका होता है यहाँ पर कंप्लीट इंटीग्रल या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड है आपके पास, ये आप पढ़ लेना, आपने नोट्स ले रखे होंगे। तो सेकंड आपके पास यहाँ पर है पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। थर्ड आपके पास यहाँ पर होता है जर्नल इंटीग्रल या फिर जर्नल सॉल्यूशन और थर्ड होता है आपका सिंगुलर सॉल्यूशन या फिर हम इसको बोलते हैं सिंगुलर इंटीग्रल। ये आपके पास 4 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अब ये जो 4 टाइप के सॉल्यूशन है, जैसे आपको यहाँ पर पूछ लिया, कोई भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे उसका कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर आपके पास जो है वो सिंगुलर सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो बस ये आपके पास टाइप है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे यहाँ पर आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहीं से चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। फर्स्ट जो चैप्टर अगर हम देखें तो यहाँ पर है आपके पास फर्स्ट चैप्टर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि आपके पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपके पास क्या है, एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिसका ऑर्डर भी क्या है, आपके पास 1 है। तो इस टाइप का यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन देते हैं तो यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपके पास जो इक्वेशन बनती है, जो लीनियर इक्वेशन बनते हैं उसको हम लैग्रेंजेस इक्वेशन बोलते हैं और दूसरा आपका यहाँ पर एक चारपेट मेथड लगता है, वहां से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि आपके पास एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म, यानी कि आपके पास एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 1 है, वो आपके पास जो फॉर्म होगी वो आपको इस टाइप की फॉर्म गिवन होगी, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू में आर। ये आपको नोट करना है, यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर से आपको नोटेशन दी गई है तो ये आपको नोट करना है। और ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके पास एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 1 है और साथ में जो है वो ये आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपके पास लैग्रेंजेस इक्वेशन है, ठीक है। लैग्रेंजेस इक्वेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन। आपको सीधा ये इक्वेशन देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये कौन सी इक्वेशन है, तो ऑप्शन में डाल दिया जाएगा कि चारपीट है, लैग्रेंजेस इक्वेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको इसका वर्किंग रूल मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से इसको क्वेश्चंस को करना है। आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, इसके साथ आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करके आपको पी क्यू आर की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट कर लेनी है कि उस इक्वेशन में कौन पी है, कौन क्यू है, कौन आर है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है dx अपॉन में p करना है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन जितना जल्दी हो उतना ही आपको करना है। तो यहाँ पर dx अपॉन में p करना है, फिर dy अपॉन में आपको q करना है, फिर आपको dz अपॉन में r करना है, फिर आपको पहले 2 को लेकर आपको सोल्व करना है, फिर नेक्स्ट इन लास्ट 2 टर्म्स को लेकर आपको सोल्व करना है। देन आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट जो आपके पास, जैसे हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हम जैसे क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पर आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा उसको हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक a की वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो a को हम यहाँ पर
u ऑफ एक्स वाई मान लीजिए एक्स वाई जेड तीन अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं, आपके पास जो वेरिएबल्स हैं कि एक्स वाई आपके पास इंडिपेंडेंट है, जेड आपके पास डिपेंडेंट है, तो यू एक्स वाई जेड को हम ए मान लेंगे। देन हमारे पास इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एक और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, उसको हम यहाँ पर बी मान लेते हैं, तो बी ऑफ एक्स वाई जेड मान लीजिए कि जो ये है वो इसकी वैल्यू आएगी। देन आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ यू वी इक्वल्स टू 0 जब हम लिख देंगे तो वो आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आपके पास फर्स्ट जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आपके पास ए जो आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए कांस्टेंट आएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। उसको हम यू ऑफ एक्स वाई जेड नाम दे देंगे, बी जो है उसको हम बी नाम दे देंगे। देन हम उसको एफ ऑफ यू वी, ये दोनों वैल्यू जो आएंगी ए और बी की, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वल्स टू 0। ये आपके पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये मेथड आपको नोट करना है। क्वेश्चन करवा देती हूँ। जैसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि P10x प्लस हमें दे रखा है Q10y प्लस में Q10y इक्वल्स टू हमें दे रखा है 10z। देखिए यहाँ पर ये जो P है ये छोटा है, ठीक है, छोटा है, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसको लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन से। हमारे पास लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन क्या होती है, P होती है प्लस में Q होता है इज इक्वल्स टू में R होता है। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर ये जो छोटा P है ये इसको कंपेयर करेगा, यानी कि P की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 10x आ जाएगी। कैपिटल P की वैल्यू, कैपिटल Q की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मेरे पास यहाँ पर 10y आएगा, और कैपिटल R की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मेरे पास यहाँ पर 10z आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। अब हम इनका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम यहाँ पर बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास क्या होगी, dx अपॉन में p होगी। मैं इसको लिख सकती हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ए से नोटेशन दे रही हूँ। तो dx अपॉन में p आएगा इज इक्वल्स टू में dy अपॉन में q आएगा इक्वल्स टू में dz अपॉन में r आएगा। अब देखिए ये जो dx है इसके अपॉन में मैं p लिखूंगी, p मेरे पास क्या है 10x हो जाएगा, इक्वल्स टू में dy अपॉन में यहाँ पर q की वैल्यू 10y है तो ये 10y हो जाएगा, इक्वल्स टू में dz की अगर मैं बात करूँ dz अपॉन में r की वैल्यू हमारे पास क्या है 10z। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 1/10x क्या होता है, cot x होता है, तो cot x dx हो गया। 1/10y क्या होता है, cot y हो जाएगा, इसको मैंने cot y dy लिख दिया। ये मेरे पास जो है वो cot z dz हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट दो टर्म्स को लेकर इसको सोल्व करूंगी, दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा। यहाँ पर कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू में यहाँ पर इसका करेंगे तो log ऑफ साइन वाई हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर क्योंकि हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं और log की टर्म आ रही है तो मैं log ऑफ a ले लेती हूँ। ठीक है, log ऑफ a मैंने यहाँ पर ले लिया। अब देखें ये जो इस साइड लेके आऊंगी तो log ऑफ साइन x माइनस में log ऑफ साइन y होगा, तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या होता है, ये होता है आपके पास log ऑफ a बाई b, तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन में साइन y इज इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा log ऑफ a। दोनों साइड एंटी एक्सपोनेंशियल लेंगे तो log से, आप ऐसे भी log से एक्सपोनेंशियल से log आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड log आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, साइन x प्लस में साइन y, तो यहाँ पर x और y की टर्म है, यानी कि u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू हमने इसको क्या मान लिया, u ऑफ एक्स वाई मान लिया, जैसे मैंने आपको बताया था। सेम एज इट इज हम यहाँ पर लास्ट के दो टर्म्स को यहाँ पर लेंगे, इन दोनों टर्म्स को यहाँ पर हम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ। इन दोनों टर्म्स को जब हम लेंगे तो यहाँ पर कोट वाई का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ साइन वाई बनेगा, क्या बनेगा log ऑफ साइन वाई, और इक्वल्स टू में हमारे पास log ऑफ साइन जेड यहाँ पर बनेगा, प्लस में यहाँ पर log ऑफ बी मैंने यहाँ पर ले लिया। अब वही सेम b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन y अपॉन में साइन z, और इसी को हम यहाँ पर v ऑफ एक्स वाई मान लेंगे। ठीक है, देन हमारे पास f ऑफ u v इक्वल्स टू जब हम 0 लेंगे तो वो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो f ऑफ u की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन x अपॉन में साइन y, साइन x अपॉन में साइन y, और v की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, साइन y अपॉन में साइन z। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, आपके पास ये फॉर्म इस टाइप की होगी कि p प्लस में q इक्वल्स टू में r।
तो इस फॉर्म से आपको कंपेयर करना है लैग्रेंज इक्वेशन को, और वहां से आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आपकी बनेगी। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से कंपेयर करके पहली दो टर्म लेनी है, उससे आपको ए की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आपकी आ जाएगी। देन लास्ट दो टर्म्स को सोल्व करोगे तो आपके पास कांस्टेंट बी की वैल्यू आ जाएगी। एफ ऑफ उन दोनों वैल्यू को लेकर इक्वल्स टू 0 कर देना, वो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपका सेम इसी टाइप का हमें दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, देखिए हमें दे रखा है z इंटू में एक्स वाई प्लस में जेड स्क्वायर। ये मेरे नोट्स में मैंने लिख रखे हैं, ये जो एग्जांपल मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन इसमें बहुत लेंथी भी बनते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर लेंथी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं मिलेंगे, और अगर मिल भी जाए ज्यादा लेंथी क्वेश्चन तो वहां पर हमें उसको सोल्व नहीं करना है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो आपके पास मैंने अभी आपको बताया जो लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन है उसके साथ हम इसको कंपेयर करवाएंगे। तो हम यहाँ पर p के मल्टीपल में, यानी कि आपके पास इक्वेशन क्या होती है, मैं सीधा लिख रही हूँ, लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, p प्लस में q इक्वल्स टू में r। तो देखिए हमें यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है ये छोटा p है, ठीक है, यहाँ पर जो है ये स्मॉल p है। कैपिटल p हमें यहाँ पर निकाल के लेके आना कि कैपिटल p यहाँ पर कौन सी वैल्यू बनेगी। तो देखिए मैं यहाँ पर ये जो p है जैसे मैं यहाँ पर इसकी मल्टीप्लीकेशन अंदर करवाऊं तो ये z की मल्टीप्लीकेशन मैं अंदर नहीं करवा रही हूँ, लेकिन आप मान के चलिए यहाँ पर अंदर मल्टीप्लीकेशन करवा रही हूँ, और ये जो है वो मेरे पास ये बाहर मल्टीप्लीकेशन होने के बाद इसी तरीके से बनेगा। देखिए मैंने zx को एज इट इज लिखा, फिर ये मैंने एज इट इज लिख दिया एक्स वाई प्लस में जेड स्क्वायर, और फिर मैंने इसको p से मल्टीप्लीकेशन, जैसे यहाँ पर ये p है, आप ऐसे माने कि ये जो p x वाली टर्म है इस पूरे के साथ मैंने मल्टीप्लीकेशन करवा दिया, z के साथ मैंने ये x लिख दिया, एक्स वाई प्लस में जेड स्क्वायर एज इट इज लिखा, p यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगी तो देखिए यहाँ पर ये z है और ये y, ठीक है, ये जेड वाई मैंने आगे लिख दिया, ये मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी एक्स वाई प्लस में जेड स्क्वायर, और फिर यहाँ पर जो है वो क्यू आ जाएगा, माइनस आगे आ गया, इक्वल्स टू में यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। बस यहाँ पर अब हम कंपेयर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कैपिटल P आपके पास क्या बन जाएगा, कैपिटल P आपके पास यही बन जाएगा एक्स जेड, फिर एक्स वाई प्लस में जेड स्क्वायर, ये आपके पास कैपिटल P बन गया। अगर मैं कैपिटल Q की बात करूं, कैपिटल Q की बात करूं, स्मॉल q है, इसके मल्टीप्लीकेशन में जो होगा वो कैपिटल Q होगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा जेड वाई, फिर मेरे पास यहाँ पर बनेगा एक्स वाई प्लस में जेड स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर ये किसका आएगा, क्योंकि माइनस का साइन है तो ये माइनस का आ जाएगा कंप्लीट। फिर मेरे पास r की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, x की पावर 4 होगी। फिर हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, dx अपॉन में p होता है, फिर dy अपॉन में q होता है, और फिर dz अपॉन में r होता है। बस अब यहाँ पर लिख दीजिए dx अपॉन में p की वैल्यू मेरे पास क्या है xz और xy प्लस में z स्क्वायर, फिर मेरे पास यहाँ पर क्या है dy, और q की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस में zy, और फिर मेरे पास है xy प्लस में z स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी लग रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स इनका किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये कट जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बनेगा dz अपॉन में r की वैल्यू हमारे पास क्या है x की पावर 4 है। अब पहले मैं इन दोनों को सोल्व करूंगी और इंटीग्रेशन करूंगी। तो देखिए जब मैं इन दोनों टर्म्स को लूंगी तो मेरे पास देखिए xy, ये जो z है ये z से z जाएगा, एक्स वाई प्लस में जेड स्क्वायर से ये सारा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा dx अपॉन में x बचेगा, यहाँ पर जो है वो dy अपॉन में माइनस y बचेगा। क्लियर है। अब देखिए 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x, इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों साइड तो log x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में log y होगा, और फिर मैं यहाँ पर प्लस में log ऑफ a ले लेती हूँ, यहाँ पर एक कांस्टेंट log में टर्म है तो यहाँ पर हम a में ले लेंगे टर्म। अब इस साइड आएगा तो प्लस आ जाएगा, जब प्लस होगा तो हमें पता है कि log ऑफ m प्लस में log ऑफ n क्या होता है, log ऑफ mn होता है, तो log ऑफ xy इज इक्वल्स टू में log ऑफ a, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास xy आ जाएगी। तो ये टर्म हम यूज कर लेंगे x इज इक्वल्स टू में, यानी कि a की वैल्यू एक्स वाई आ गई तो हम a की वैल्यू यूज कर लेंगे। बाकी लास्ट जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे उसमें f ऑफ u भी जो है वो इक्वल्स टू 0 होता है, वहां पर हम इस टर्म को यूज करेंगे। अब देखिए हमने पहली दो टर्म्स को लेकर हमने यहाँ पर सोल्व किया, a की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पर लास्ट दो टर्म्स मत लेना, क्योंकि अगर हम लास्ट दो टर्म लेंगे यहाँ पर x की पावर है और यहाँ पर जो है वो बाहर अगर हम देखें तो y आ रहा है z के साथ, तो यहाँ पर x एक आपका कंप्लीट डिलीट हो जाए, यानी कि आपका कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर हम ये टर्म लेते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी टर्म्स दो यूज कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट लेती हूँ, तो मैं फर्स्ट एंड थर्ड टर्म यहाँ पर लेकर नेक्स्ट सोल्व करती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, देखिए मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है, dx अपॉन में मेरे पास यहाँ पर था xz, और फिर था मेरे पास xy प्लस में z स्क्वायर,
और इक्वल्स टू में हम यहाँ पर dz अपॉन में x की पावर 4 यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखिए एक पावर को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 पावर बच जाएगी, ठीक है, 3 पावर बचेगी, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, dx अपॉन में z इंटू में एक्स वाई प्लस में z स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारे पास बचेगा dz अपॉन में x की क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास टर्म बचेगी। अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू जो है वो आ चुकी है, एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है, a आई है। जैसे मैंने अभी हमने a की वैल्यू निकाली तो हमारे पास एक्स वाई आया था, तो अब आपके पास जो ये टर्म है एक्स वाई, यहाँ पर हम a पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे dx अपॉन में z, और ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस में z स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारे पास हो जाएगा dz अपॉन में x क्यूब। अब देखिए यहाँ पर ये x की टर्म है, dx के साथ लेके जाएंगे क्रॉस में, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, x क्यूब dx बनेगा इक्वल्स टू में ये उस साइड मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो हमारे पास देखिए मैं इसको लिख रही हूँ za मल्टीप्लीकेशन करवा के, और dz अलग अलग कर सकते हैं, प्लस में यहाँ पर z क्यूब और dz ये अलग अलग हमने यहाँ पर कर लिया, z को अंदर मल्टीप्लीकेशन करवाया तो ये az बनेगा और dz आ जाएगा, फिर यहाँ पर z क्यूब dz हो जाएगा। बस अब पर हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करो, यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, x की पावर 4 प्लस में 4 इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या बनेगा, a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा z स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में यहाँ पर देखिए आपके पास बनेगा z की पावर 4 अपॉन में 4, प्लस में हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं तो मैं यहाँ पर कोई कांस्टेंट c वैल्यू यहाँ पर ले लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर b क्यों नहीं लिया वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है कुछ आ रहा है, इसको हम खत्म करने के लिए हम इसको कांस्टेंट के अंदर लेके जाएंगे, फिर उसको हम b नाम दे देंगे कंप्लीट को, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट आपका यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये जो c है इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस में az स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और फिर माइनस में z की पावर 4 अपॉन में 4, ये इस साइड ले आए सारा, यहाँ पर c की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेती हूँ, एलसीएम लूंगी मैं 4, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, x की पावर 4 बनेगा माइनस में यहाँ पर 2az स्क्वायर बनेगा, 2az स्क्वायर और फिर माइनस में यहाँ पर z की पावर 4 बनेगा डिवाइडेड बाई 4 है, ये c की वैल्यू आई है, ये जो 4 उस साइड जाकर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो यहाँ पर ये 4c बनेगा। अब ये जो 4c है क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसको मैंने यहाँ पर b नाम दे दिया, ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, b नाम दे दिया। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर x की पावर 4 माइनस में 2a, a की वैल्यू लास्ट हमारे पास क्या आई थी, लास्ट जो हमने यहाँ पर xy की वैल्यू जो a है इसकी वैल्यू xy है, तो हम यहाँ पर a की जगह पर xy पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, x की पावर 4 माइनस में 2xy z स्क्वायर और माइनस में x की पावर z की पावर 4 ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन ये जो आपके पास b की वैल्यू आती है इसको हम क्या मान के चलते हैं, v ऑफ एक्स वाई जेड मान के चलते हैं, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, f ऑफ u v इक्वल्स टू 0 ही लेते हैं। यहाँ पर a की जो वैल्यू आई थी हमारे पास क्या है, u ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि u आपका एक्स वाई जेड का ही फंक्शन है तो हमने a को u ऑफ एक्स वाई जेड माना था, तो यहाँ पर हमको लेट करना होता है a को u ऑफ एक्स वाई जेड और b को v ऑफ एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर u और v की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, यहाँ पर a और b की आएगी, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एक्स वाई आई है और b की वैल्यू हमने निकाल दी x की पावर 4 माइनस में 2xy z स्क्वायर माइनस में z की पावर 4, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस निकालना है। तो ये जो मेथड मैंने आपको करवाया है इसको लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं और ये लैग्रेंजेस मेथड आप बोल सकते हो, तो ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है एक रूल जो आपके पास है यहाँ पर, इसको जनरल मेथड निकालने का रूल है जिसको 4 पिट मेथड बोलते हैं और ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है और बस आपको यहाँ पर बस ये लर्न करना है। सीधा भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ कौन सा 4 पिट मेथड है, कि आपसे जो है ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, बस आपको याद करना है। क्वेश्चन जो है वो आपको इसकी हेल्प से बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, बस आपको ये टर्म अगर अच्छे तरीके से याद है तो, और जितना ज्यादा आप इनको बार बार लिखोगे आपको ये याद हो जाएगा। जैसे 4 पिट मेथड में आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे हमने लैग्रेंजेस लीनियर मेथड में हमने किया, जैसे हम यहाँ पर पहले dx अपॉन में p लिख रहे थे, फिर dy अपॉन में q लिख रहे थे, फिर dz अपॉन में r लिख रहे थे, वैसे ही यहाँ पर बस 6 टर्म है टोटल और 6 टर्म्स में आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है कि अपॉन में क्या कुछ आएगा। तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है dx अपॉन में माइनस कर्ल f अपॉन में कर्ल p, ठीक है, बस ऐसे याद रख लेना कि
पहले जैसे हमने लैंग्वेजेस में क्या था dx अपॉन में p, तो यहाँ पर भी जो है वो dx अपॉन में f का p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यहाँ पर होगा, बस ये आपको नोट करना है। यहाँ पर देखिए कई जगह पर यहाँ पर माइनस साइन नहीं होता है, वो आगे की जो टर्म है उस पर माइनस लगा देते हैं, लेकिन आप इसी तरीके से याद रखना क्योंकि ये टर्म छोटी है, माइनस की है, जल्दी आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो dx अपॉन में माइनस में कर्ल f अपॉन में कर्ल p इक्वल्स टू आपको यहाँ पर नोट करना है dy अपॉन में माइनस में कर्ल f अपॉन में कर्ल q। ठीक है, ये जो p और q मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये छोटे हैं, आपके पास स्मॉल लेटर्स हैं, ये आपको नोट करना है। फिर हम इन दोनों टर्म्स को यहाँ पर ऐड करेंगे, लेकिन p वाले टर्म को p के साथ मल्टीप्लीकेशन, q वाले टर्म को q के साथ, यानी अपॉन में जो q है, कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर x हो गया y हो गया तो यहाँ पर dz आएगा, अपॉन में माइनस में p इंटू में कर्ल f अपॉन में कर्ल p, ये स्मॉल ही है सारे, ठीक है, याद कर लेना भी, ये छोटे हैं p। फिर देखिए माइनस में q और फिर कर्ल f अपॉन में कर्ल q, ये नोट करना है। p के साथ p वाली टर्म है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, q के साथ q वाली टर्म है, बस हमें यहाँ पर क्या करना, दोनों को ऐड करना है, दोनों माइनस के थे तो यहाँ पर माइनस आ गया, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद में आपके पास यहाँ पर आएगा dp, ठीक है, dp यहाँ पर आएगा, जैसे आपके पहले dx आएगा, dy आएगा, फिर dz आएगा, फिर dp आएगा, फिर dq आएगा, और फिर पूरा फंक्शन df अपॉन में हम 0 लेते हैं, वो हमारे पास लास्ट टर्म होती है। अब ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, वही dp अपॉन में हमें यहाँ पर जो टर्म करनी है वो हमारे पास क्या होगा, f का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव प्लस में ये p है तो यहाँ पर p आएगा और f का z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, ठीक है, इक्वल्स टू में हमारे पास यहाँ पर आएगा dq, और यहाँ पर क्या आएगा, देखिए q वाली टर्म है तो मतलब सेकंड y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आएगा, और q है तो q मल्टीप्लीकेशन में होगा, f का z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा, इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर df अपॉन में 0, ये हमें यहाँ पर लेना होता है। ठीक है, कई आपको बुक्स में या फिर अगर आप सर्च भी करोगे तो आपको यहाँ पर माइनस भी दिख सकता है इन टर्म्स में, लेकिन इन टर्म्स में जो माइनस आया था उनको कॉमन लेके यहाँ पर माइनस कर दिया गया है, क्योंकि सभी इक्वल्स हैं तो हम यहाँ पर भी माइनस कर सकते हैं, आपको यहाँ पर भी इन टर्म्स में भी माइनस मिल सकता है, लेकिन आप यहीं पर रखिए माइनस, तो आप यहाँ पर इनको जल्दी सोल्व कर पाएंगे। किस तरीके से याद करना, dx अपॉन में आपको यहाँ पर जैसे लैंग्वेजेस में dx अपॉन में p किया था, यानी कि फंक्शन का यहाँ पर डेरिवेटिव होगा, तो dx का पहले p के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, y का q के रिस्पेक्ट, और z में इन दोनों टर्म्स को को p के साथ मल्टीप्लीकेशन, q वाली टर्म को q से मल्टीप्लीकेशन करवा के ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद में dp, अब dp अपॉन में हमें क्या करना है, पहली टर्म यानी कि पी क्यू आप ऐसे याद रख लेना, पी क्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके से, तो पी क्यू के अपॉन में एफ का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आएगा, पी है तो पी की मल्टीप्लीकेशन फंक्शन का जब हम जेड के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि जेड वाली टर्म तो दोनों में आएगी, पी लेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट है, क्यू लेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट है, क्यू है तो यहाँ पर जो जेड वाली जेड के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव यहाँ पर क्यू मल्टीपल में है, और जो पी वाली ले रहे हैं तो पी के मल्टीपल में है। ठीक है, बस ये आपको नोट करना, इक्वल्स टू में df अपॉन में 0। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है चारपीट्स मेथड, और ये मेथड आपको एज इट इज याद रखना है, और इसी मेथड से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो छोटे टाइप ही बनेंगे, आपको अगर क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में तो जो जल्दी सोल्व हो जाए, यानी कि मैक्सिमम आपका यहाँ पर 1 या 1.5 मिनट आपको लगे, बस इतना ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो आपको ये मेथड कर लेना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए z इक्वल्स टू में, z इक्वल टू हमें दे रखा है px प्लस में qy प्लस में p स्क्वायर, px प्लस में qy प्लस में p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो f ऑफ x y z p q ये फॉर्म होती है, यानी कि इसको फंक्शन के इक्वल लेना है, तो यहाँ पर ये जो आप या तो इस साइड लेके चले जाओ या फिर ये इस साइड आ जाएगा, यानी ये सारी टर्म इस साइड लेके आएंगे तो z माइनस में px हो जाएगा, माइनस में qy हो जाएगा, ये स्मॉल है px qy, और फिर माइनस में p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में q स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू में ये फंक्शन की वैल्यू ले रहे, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक साइड आपको कंप्लीट को ले आना है, इक्वल्स टू में 0 लेना है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब देखो
हमारे पास क्या था कि जो आपके पास 4 बिट इक्वेशन था उसमें फंक्शन का हमने p के रिस्पेक्ट करना, q के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट और z के रिस्पेक्ट आपको डेरिवेटिव कर देने हैं, सभी के पार्शियल डेरिवेटिव करना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कर्ल f अपॉन में कर्ल x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इसमें x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस p आ जाएगा। फिर यहाँ पर f को सभी आप पहले निकाल लेना, f का y के रिस्पेक्ट अगर मैं यहाँ पर करूंगी तो मेरे पास माइनस q आ जाएगा। और फिर कर्ल f अपॉन में कर्ल z अगर मैं यहाँ पर करूंगी तो मेरे पास इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद आपको फंक्शन का p के रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, छोटा स्मॉल यहाँ पर p यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इनका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर माइनस x आएगा और यहाँ पर जो है वो माइनस में 2p हो जाएगा, ठीक है, 2p हो जाएगा, p का 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर f का p के रिस्पेक्ट कर दिया और फिर अब हम f का q के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो q हमारे पास यहाँ पर है तो ये माइनस y हो जाएगा और यहाँ पर q है तो ये माइनस में 2q हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया। अब हमारे पास 4 बिट मेथड में जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी वो मैंने आपको बताई थी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या थी, हमारे पास क्या था, dx अपॉन में माइनस में कर्ल f अपॉन में कर्ल x, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। कर्ल f अपॉन में कर्ल p था, यानी कि x अपॉन में p आएगा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। dx अपॉन में p यानी कि माइनस में dx अपॉन में कर्ल f अपॉन में कर्ल p इज इक्वल्स टू में हमारे पास dy अपॉन में माइनस कर्ल f अपॉन में कर्ल q था, इक्वल्स टू में हमें यहाँ पर dz में इन दोनों को ऐड करना, p के साथ p की मल्टीप्लीकेशन, यानी कि कर्ल f अपॉन में यहाँ पर कर्ल p होगा माइनस में q, कर्ल f अपॉन में यहाँ पर कर्ल q होगा, ठीक है। फिर हमारे पास dp अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर p है तो x आएगा, यानी कि f का x के रिस्पेक्ट और p है तो यहाँ पर p मल्टीपल में होगा और f का z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, इक्वल्स टू में यहाँ पर dq में क्या आएगा, f का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव और प्लस में यहाँ पर q है तो q मल्टीप्लीकेशन में आएगा f का z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू भी हम यहाँ पर df अपॉन में 0 करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए dx अपॉन में हमारे पास माइनस में कर्ल f अपॉन में कर्ल p, तो यहाँ पर p का पार्शियल डेरिवेटिव ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस में 2p आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ पर dy आएगा, dy अपॉन में, अब dy के अपॉन में यहाँ पर माइनस कर्ल f अपॉन में कर्ल q करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y प्लस में हमारे पास 2q हो जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर dz होगा माइनस में p कर्ल f अपॉन कर्ल p। तो देखिए कर्ल f अपॉन कर्ल p हमारे पास ये है, माइनस में p करना है। अब माइनस में p करोगे तो यहाँ पर माइनस माइनस, क्योंकि इन दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो हमारे पास x प्लस में 2p बनेगा और माइनस p के साथ मल्टीप्लीकेशन करवानी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p हो जाएगा, तो ये बनेगा p इंटू में x प्लस में 2p, ठीक है। फिर हमारे पास ये बनेगा, फिर हमारे पास ये माइनस माइनस ये टर्म आई है, फिर माइनस में q कर्ल f अपॉन में कर्ल q, यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लीकेशन करवाना है तो माइनस माइनस इन दोनों से कॉमन लेंगे और माइनस q से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो q इंटू में y प्लस में 2q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस में q इंटू में y प्लस में 2q हो जाएगा, ठीक है, ये चीज नोट कर लेना। इक्वल्स टू में हमारे पास क्या बनेगा, dp अपॉन में, अब देखिए कर्ल f अपॉन में कर्ल x, तो x हमारे पास क्या है, माइनस p है और प्लस में यहाँ पर p इंटू में कर्ल f अपॉन में कर्ल z, यानी कि ये 1 है, p के साथ मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो प्लस p आएगा, यानी कि यहाँ पर p से p कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास 0 ही बचेगा। फिर यहाँ पर dq अपॉन में यहाँ पर कर्ल f अपॉन में कर्ल y प्लस में q कर्ल f अपॉन में कर्ल z है, कर्ल f अपॉन कर्ल y हमारे पास क्या है, माइनस q है और फिर q के साथ मल्टीप्लीकेशन करवानी इस टर्म की तो प्लस में q आ जाएगा, q से q कैंसिल आउट, ये भी 0 बन जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास df अपॉन में 0 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज नोट करनी है, आपको मेन चीज क्या करनी है, यहाँ पर p और q की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। यानी कि आपके पास ये जो फंक्शन एक्स वाई जेड पी क्यू जो होता है इसी में हमें यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हम रखते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए कोमा बी, उसकी वैल्यू वो हमारे पास सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पर जब आपके पास ये टर्म 0 बन जाती है, आपको मेन चीज यहाँ पर इनके नीचे जो अपोन में जो टर्म्स होती है उन्हीं को हम सोल्व करते हैं, वहां से जो है वो हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि पी क्यू यानी कि डीपी और डी क्यू, यहाँ से आपके पास ए बी कोई भी कांस्टेंट दो वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, बस इन टर्म्स को सोल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो हमारे पास आ जाएगा ये dp इक्वल्स टू 0 आ गया
और हमारे पास डी क्यू इज इक्वल्स टू में 0 आ गया। अब ये 0 है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्योंकि 1 इंटू में डीपी है, 1 इंटू में डीपी कर सकते हैं, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कोई भी टर्म है अगर तो p इज इक्वल्स टू में यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। एक कांस्टेंट तो हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी, तो कांस्टेंट हम यहाँ पर a ले लेते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी कि 1 इंटू में हम डी क्यू कर सकते हैं इंटीग्रेशन 0, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो q आएगा और यहाँ पर 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा और फिर प्लस में हम कोई कांस्टेंट टर्म b लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि p की वैल्यू a आ गई और 2 की वैल्यू हमारे पास b आ गई। तो हमारे पास क्या था, f ऑफ जो x y z p q, ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन था वो हमारे पास क्या फंक्शन गिवन था, z माइनस में, z माइनस हमें यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन थी z माइनस में p x q y p स्क्वायर q स्क्वायर, यहाँ पर आपको क्या करना है, p और q की वैल्यू a और b में पुट कर देनी है, ठीक है। यानी कि जहां पर भी p है वहां पर a पुट कर देना, q की जगह पर हमें b पुट कर देना है, वो आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर z माइनस में, चलो मैं वहीं पर पुट कर देती हूँ, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास z इक्वल्स टू में, z इक्वल्स टू हम लिख देंगे, p की जगह पर a पुट कर दो तो ax हो जाएगा, प्लस में q की जगह पर b पुट कर दो तो by हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेन चीज आपको यहाँ पर ये जो 4 पीट्स की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये आपको नोट करनी है। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको ये याद करनी है, बार बार लिख के देखना, याद हो जाएगी। फिर बस आपको नोट करना है कि अगर आपको इस तरीके से पी एक्स वाई और इस तरीके से आपको इक्वेशन दे रखी हो, 4 पीट रूल अगर आपको लगाना है, पहले आप 4 पीट रूल लगा सकते हैं इस टाइप का। अगर आपको कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो वहां पर आप 4 पीट मेथड का यूज करना। सभी जो टर्म्स हैं उनका आपको क्या करना, पहले एक साइड ले लेना सभी टर्म्स को, फिर आपको जो फंक्शन यानी कि एक आपका एक फंक्शन ही बन जाएगा, इस फंक्शन का आपको पहले x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना, y के रिस्पेक्ट, p के रिस्पेक्ट, q के रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट, सारा डेरिवेटिव कर देना, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देना। लास्ट में जो dp और dq वाली जो टर्म है बस इसी को सोल्व करना होता है। अगर ये 0 बन जाती है तो सीधे ही आपके पास कांस्टेंट टर्म आपको पुट कर देना होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये नीचे 0 बन जाएंगे तो dp की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट आ जाएगी, यानी कि p की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी और q की वैल्यू भी एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, वो बस आपको फिर इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। और अगर यहाँ पर कुछ थोड़ी वैल्यू बच जाती है तो उसका इंटीग्रेशन करके आपको यहाँ पर a और b की वैल्यू, यानी कि आपको कांस्टेंट में a b यूज कर रही हूँ तो आप कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हो, तो यहाँ से आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। लगभग आपको अगर क्वेश्चन गिवन होगा 4 पीट मेथड से, अगर कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए तो यहाँ पर 0 ही बनेगा लगभग, ठीक है। और अगर ज्यादा मेथड यहाँ पर इस तरीके से अगर आपके पास, अगर आप इतना सोल्व करते हो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेट बन जाता है जिससे आपको लग रहा है कि आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो वो क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। और इसी के साथ जो है वो आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।